यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो मेंस का आंसर राइटिंग यहाँ पर प्रोग्राम है इसको देखेंगे। यहाँ पे 2025 और 2026 की जो भी एग्जाम है मेंस के यहाँ पर उसमें यहाँ पर काम आएगा आपका, ठीक है। जैसे कि अभी यूपी पीसीएस है या फिर यूके पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस, राइट। बीपीएससी भी कुछ टाइम में मेंस का होगा, राइट। तो जो 25 वाले एग्जाम है उनके एग्जाम में भी यहाँ पर हेल्प करेगा, राइट। और जो 26 में एग्जाम होंगे उनके भी यहाँ पर हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा स्टैटिक टॉपिक है वो सब चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं GS 2 का पॉलिटी का, ठीक है। टेस्ट नंबर 16, राइट। 17 नंबर टेस्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है वो टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से इसको लिख के आप यहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है। 17 नंबर भी डिस्कस करेंगे कल से परसों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से मूल अधिकारों से संबद्ध भारतीय संविधान के उल्लिखित युक्त निबंधन पर चर्चा करना है। इस प्रकार निर्बंधन आरोपित करना कहाँ तक उचित है, ठीक है। देखो कहाँ से हमको आंसर लिखना है, कैसे लिखना है आंसर आपको स्टार्ट करना है। पहले हमारा कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसका दृष्टिकोण हमारा होता है, ठीक है। दृष्टिकोण क्या होगा आप बताएंगे कि संविधान है, संविधान में उल्लिखित हमारे जो मूल अधिकार है और निर्बंधन है इसको कैसे यहाँ पर बताएंगे क्या है ये, ठीक है। इसको संक्षिप्त में बात दोनों को बता देंगे। दूसरी बात संक्षेप में बताएंगे कि न्यायपालिका कैसे विधायिका द्वारा जो हमारे लगाए गए निर्बंधन होता है उसकी यहाँ पर जो युक्ति होती है उसका जो निर्णय करती है। सेकंड बात में, थर्ड बात में आपको बताना है कि मूल अधिकारों पर इन पर कैसे निर्बंधन के औचित्य को स्पष्ट कर सकती है, ठीक है। ये आप यहाँ पे बताओगे, राइट। तो यहाँ पर इस टाइप से करके आपको बताना है पूरा। तो स्टार्ट करते हैं सर, देखते हैं आंसर हमारा जो इंट्रोडक्शन दोगे आप लिखोगे, प्रस्तावना से स्टार्ट करोगे। यहाँ पे लिखोगे मूल अधिकार संविधान के भाग 3, ठीक है, भाग 3 में निहित है, राइट। संविधान निर्माता द्वारा यूएस बिल ऑफ जो हमारे राइट्स है उसके आधार पर भारतीय संविधान में न्यायोचित अधिकारों की एक व्यापक सूची को शामिल किया गया। ये किसी व्यक्ति के समग्र जो हमारे विकास हैं हेतु यहाँ पर मूलभूत अधिकार बताता है, ठीक है। हेडिंग लिखना है युक्ति प्रतिबंध, क्या लिखेंगे युक्ति प्रतिबंध, ये लिखा हुआ है, ठीक है। युक्ति लिखना सेम, और यहाँ पर निर्बंधन नहीं लिखना है, इसमें लिखना है प्रतिबंध। इसमें लिखेंगे पॉइंट फॉर्म में ये अधिकार असीमित नहीं है ना, ये क्या है असीमित नहीं है, और कानून के माध्यम द्वारा राज्य पर लगाई गई युक्ति निर्बंधन है उसके अधीन होगा। सेकेंड पॉइंट, आर्टिकल 19(1) में प्रदत्त अधिकारों के यहाँ पर निम्नलिखित जो निर्बंधन बताए गए हैं कौन कौन से, एक बता सकते हो, देश की सुरक्षा, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में, लोक व्यवस्था, मर्यादा और नैतिकता, पड़ोसी देशों के समाज जो साथ यहाँ पर मैत्रीपूर्ण संबंध है वो, ठीक है, और न्यायालय की अवमानना, मानहानि, और भारत की संप्रभुता और अखंडता। तो ये सब पॉइंट यहाँ पे इसके बताओगे जो इसके प्रदत्त अधिकार के जो निर्बंधन के अधीन है, ठीक है। नीचे से लाइन करके लिखना है, लिखेंगे निर्बंधन की मध्य युक्त होती है, इसके कारण जो कोई यहाँ पर निश्चित मानदंड नहीं है। न्यायपालिका में जो हमारी है ये विभिन्न वादों में जो हमारे विवाद होते हैं वाद होते हैं उसमें संवैधिक स्थिति का निर्धारण जो होता है संविधान द्वारा प्राधिकृत निर्बंधन के आधार पर कर सकती है। सेकंड पॉइंट, न्यायालय के निर्णय इस बात पर जो निर्भर करता है कि निर्बंधन जो होता है उसका प्रभाव व्यापक सार्वजनिक हितों पर कैसे पड़ता है। तो दोनों बातें आपको यहाँ से लिखते हैं। उसके बाद हेडिंग लिखना है, हेडिंग में लिखेंगे युक्ति प्रतिबंधों की आवश्यकता, क्या आवश्यकता पड़ी थी, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट से करके पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। तो करीब 4 पॉइंट यहाँ लिखेंगे। सभी जो हमारे आधुनिक जो राज्य हैं उसमें व्यक्तियों के मूल अधिकार के व्यापक जन सम्मान को लेकर यहाँ पर इस संदर्भ में सीमाएं लगाई गई थी। सेकंड पॉइंट, किसी भी राज्य के लिए सार्वजनिक जीवन अन्य सभी क्षेत्रों में उचित रूप से कार्य करने हेतु यहाँ पर लोक व्यवस्था एवं सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए केवल स्थिर और सुरक्षित राज्य आर्थिक रूप से विकसित हो सकता है। तीसरा पॉइंट, भारत धर्म, नस्ल और यहाँ पर संस्कृति के संदर्भ में विविधतापूर्ण देश है, ठीक है। सौहार्द यहाँ पर सुनिश्चित करने हेतु अधिकारों की युक्त निर्बंधन होना आवश्यक होता है, और विशेष रूप से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों पर देखी जाती है। अगला पॉइंट, लगभग 2 शताब्दी में औपनिवेशिक जो हमारे शासन और इसके फलस्वरूप होने वाले जो विभाजन है उसके संदर्भ में भारत अपनी संप्रभुता को अखंडता को जोखिम में नहीं डाल सकता है। तो 4 पॉइंट आप यहाँ से ये डालोगे, ठीक है। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखोगे। निष्कर्ष में आपको लिखना है संविधान न्यायालय द्वारा परिभाषित एवं प्रवर्तित व्यक्ति को अधिकारों का परिणाम होता है, और ये परिपक्व लोकतंत्र स्वेच्छाधारी और यहाँ पर जो निर्बंधन होते हैं उसके द्वारा नागरिक के अधिकार को कमजोर करने के लिए यहाँ पर जोखिम नहीं उठा सकता है। इसी में एक पॉइंट और नीचे लाइन छोड़कर लिख दोगे कि यहाँ पर जो स्वतंत्रता और निर्बंधन है इसके मध्य संतुलन बनाना जटिल होता है, परंतु न्यायपालिका और विधायिका की जो मत कार्यात्मक हमारे सामंजस्य होते हैं उसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि लगाए गए जो निर्बंधन है संवैधानिक प्रावधानों की भावना के अनुरूप युक्त प्रबंधन है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके जो आंसर आएगा ये पूरा हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2, देखो यहाँ पर अगर आप नहीं लिख सकते हो, जैसे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, तो मैं आपको समझाता जा रहा हूँ ये सब पॉइंट, या आप लिख के भी अपना आंसर का दिखा सकते हो मुझे, है ना, कैसा लिखा है, या अपने पास लिख के रख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स, देखो करीब 16 पेपर में करा चुका हूँ, 16 करा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आप करते रहोगे तो कम से कम मैं 50 से 60 पेपर में कराऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिख के प्रैक्टिस अच्छा से हो जाएगा, उनको याद भी कर सकते हो, राइट। तो इस वजह से आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस भी अपने करके रख सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ रहेगा तो कमेंट में आप बता सकते हो अपना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में को क्या महत्व है, डीपीएसपी का क्या महत्व होता है, उन नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उस पर चर्चा कीजिए जिन्हें मूल अधिकारों में वरीयता दी गई होती है। तो हमारा दृष्टिकोण होगा, दृष्टिकोण में क्या लिखेंगे, पहला जो हमारा पूरा फ्रेम रहता है इसमें बनाएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक हमारे जो तत्व होते हैं इसका परिचय देंगे आप पहले। आपको आंसर में नहीं लिखना है दृष्टिकोण, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारा जो दृष्टिकोण होता है, जैसे हम मैप पे कोई एक घर तैयार करते हैं तो उसका क्या मैप तैयार करते हैं पहले, है ना। इतना नहीं होता कि घर में मैप चिपका देते हैं, मैप अपने मन में कि हाँ ऐसे मुझे बनाना है, राइट। तो वही चीज़ है कि मैप में बना रहा हूँ कि कैसे कैसे हमको आंसर स्टार्ट से एंड तक जाना है, तो वही है, इसको बोलते हैं दृष्टिकोण, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसको बताएंगे, परिचय देंगे क्या होता है। दूसरी बात में इस संदर्भ में भारत के संविधान के अंतर्गत किए गए जो संशोधन है उसका भी उल्लेख करेंगे, क्या क्या पे संशोधन किए गए थे, राइट। थर्ड बात में आपको बताना है कि उन जो हमारे निर्देशक तत्व हैं उसकी चर्चा करेंगे जिन्हें मूल अधिकारों की वरीयता दी गई थी। तो तीनों बातें आपको यहाँ से बतानी है और अपना आंसर यहाँ से पूरा करना है। लिखते हैं ऐसे इंट्रोडक्शन में, जो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी उसके बारे में। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। इन सिद्धांतों को 1937 कि आयरलैंड संविधान से लिया गया था, ठीक है। बहुत लोगों ने आंसर लिखा है, तो अच्छा सा लिखा है, यहाँ पर दिया है मेरे को सेंड किया आंसर, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने लिखा है ना, अच्छा प्रयास किया लिखने का। आप भी यहाँ पर अपना आंसर जो लिख के भेज सकते हो, जो पॉइंट अपने कलेक्ट कर लो, प्लस जो मैं बता रहा हूँ वो भी कलेक्ट कर सकते हो, या पूरा मेरे से लिखा हुआ आप कर सकते हो, है ना। जब टाइम प्रैक्टिस करोगे तो खुद आपका यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात देखी, उसका लिखेंगे महत्व, नीचे हेडिंग महत्व में लिखेंगे, महत्व में आपको लिखना है, यद्यपि यह प्रकृति में गैर न्यायोचित होते हैं परंतु देश के प्रशासन के लिए आधारभूत है। ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के रूप में जो ये सरकारी हमारे कार्य है उसके संदर्भ में परीक्षण का काम करते हैं। महत्व में आपने लिख लिया, ठीक है। आप लिखेंगे ऐसे निर्देशक तत्व जिन्हें मूल अधिकारों की अपेक्षा वरीयता प्राप्त है, ये हेडिंग लिखेंगे। ऐसे हमारे जो निर्देशक तत्व हैं जिन्हें मूल अधिकारों के तहत वरीयता प्राप्त है, ठीक है। कौन कौन से, देखो पहला लिखेंगे यहाँ पर, पहला लिखना है आपको चंपाकम, ठीक है, चंपाकम दोराइजन वाद, इस वाद को दिखाएंगे पहली बात, ठीक है। ये बाद में क्या लिखना है कि यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा प्रारंभ में जब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स थे इसके बाद विवाद उत्पन्न हुआ था, तब वह वाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था कि जो हमारे निर्देशक सिद्धांत होंगे वो मूल अधिकारों के अनुरूप एवं सहायक के रूप में काम करेंगे, और दूसरे शब्दों में मूल अधिकारों डीपीएसपी को वरीयता प्रदान की गई थी। आपने पहले यहाँ पर जो वाद था बता दिया। दूसरा वाद में क्या बताना है, दूसरा वाद कौन सा, गोलकनाथवाद, सुना होगा ये गोलकनाथवाद था। इसको देखते हैं सेकंड में, सेकंड में आप लिखेंगे गोलकनाथवाद वाले न्यायालय जो थी उसने इसके द्वारा निर्णय दिया गया था कि डीपीएसपी को प्रभावी बनाने हेतु फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं किया सकता है, ठीक है, ये इसमें था। उसके बाद हेडिंग डालना है 25वां संशोधन अधिनियम और परिणाम, 25वां संशोधन अधिनियम और परिणाम, इसमें लिखेंगे नीचे अपने पूर्व के मत को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा समाजवादी प्रकृति के समाज को स्थापित करने हेतु किए गए यहाँ पर विभिन्न प्रगतिशील उपाय को न्यायालय के जो अमान्य घोषित कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद बताएंगे नीचे आर्टिकल 31 का सी, ये भी आपको हेडिंग डालना है। इसके अंतर्गत लिखेंगे नीचे इस प्रकार संसद ने 25वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 को अंत स्थापित किया। इस अनुच्छेद द्वारा आर्टिकल जो हमारा 39 है, 39 का सी, सॉरी 39 का बी है ना, 39 का बी है और 39 का सी, ये दोनों अनुच्छेद 14 और 19 के अंतर्गत निहित हमारे जो अधिकार है उसकी वरीयता प्रदान करते हैं, ठीक है। न्यायालय को अनुच्छेद 31 के तहत अधिनियमित किसी भी विधि में वैधता जांच करने का अधिकार नहीं देती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है प्रीलिम्स का कि इनमें से कौन से आर्टिकल के तहत जो है जो हमारा न्यायालय है उसमें अधिनियमित में जांच या वैधता करने की जांच नहीं देती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 31 सी, ठीक है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन गया यहाँ से। आगे देखते हैं 39 हमने क्या देख लिया, सी देख लिया। उसके बाद देखेंगे 39 बी बता देंगे, या बी पहले बता सकते थे सी बाद बता दोगे, है ना। बी और सी यहाँ पर लिख लो दोनों, बी और सी, सी तो बता दिया और बी और सी दोनों देखेंगे तो उसमें लिखेंगे समुदाय में भौतिक जो हमारे संसाधन है उसका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो जाता है जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से उपयोग हो, राइट। नीचे पॉइंट में लिखेंगे आर्थिक व्यवस्था का इस प्रकार संचालन हो जिसमें कि हमारा जो धन उत्पादन है और साधन है वे साधारण रूप से यहाँ पर अहितकारी संकेतन ना हो। अगला एक वाद और लिखने कौन सा,
केशवानंद भारतीवाद, दो तो बता चुके हैं। तीसरा ये केशवानंद भारतीवाद में लिखना है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु ये संविधान में कोई मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती है। राइट। इस प्रकार न्यायिक समीक्षा से संबंधित जो आर्टिकल 31C है, ठीक है, 31C इसका दूसरा प्रावधान अमान्य हो गया। राइट। हेडिंग डालने के लिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लिखेंगे हेडिंग में, उसके अंदर लिखना है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में सभी निर्देशक तत्वों 39B 39C इसके अतिरिक्त आर्टिकल 14-19 पर भी वरीयता प्रदान की गई थी। ठीक है। उसके बाद एक और केस लिखना है चौथा, मिनर्वा विल्स वाद को। मिनर्वा विल्स वाद में लिखेंगे आप सभी निर्देशक तत्व में विस्तार और अमान्य घोषित कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों ही यहाँ पर संविधान की मूल प्रतिबद्धता हैं और दोनों मत के यहाँ पर कोई द्वंद नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ये सब इतना आंसर यहाँ से 4 बात को बता के अपने आंसर को पूरा कर सकते हो। ठीक है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे? निष्कर्ष हमारा जो रहेगा इसमें लिखना है कि अतः ये आवश्यक है कि डीपीएसपी में उल्लिखित लक्ष्य को मूल अधिकारों के प्रावधान से समझौता किए बिना प्राप्त किया जाना चाहिए। विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में राज्य और न्यायालय को यह निर्धारित करना होगा कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति के हित की सामाजिक हित की वरीयता दी जानी चाहिए और किन परिस्थितियों में सामाजिक हित को लेकर जो व्यक्तिगत हित है उसमें दी जानी चाहिए। तो यहाँ से आप जो अपना निष्कर्ष बता सकते हो। ठीक है। तो आंसर यहाँ से आपका दूसरा भी पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 यहाँ से, क्या आप मानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 यथावर्णित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य बनाता है? आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है। तो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को, क्या हमारा दृष्टिकोण होगा। यहाँ से करते हैं इसको, दृष्टिकोण बनाते हैं इसमें। देखते हैं पहले को, यहाँ पे जो पहला दृष्टिकोण होगा इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको लिखना है दृष्टिकोण में, यहाँ बताएंगे पहले आप कि भारतीय संदर्भ में बताएंगे धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करेंगे क्या होता है। ठीक है। और यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, आर्टिकल 25 से 28 उसके महत्व का वर्णन करेंगे, जो है बताएंगे कि यहाँ पर कैसे भारत में विविधतापूर्ण देश धर्मनिरपेक्षता बनाए रखता है। तीसरी बात, धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा पर संबंधित मुद्दों पर उल्लेख करना है, कैसे यहाँ पर उल्लेख करेंगे किस बात बताएंगे। चौथा पॉइंट, इस संदर्भ में बताएंगे कि न्यायपालिका के यहाँ पर कैसे भूमिका का उल्लेख कर सकता है इसमें। ठीक है। पांचवा पॉइंट अपना निष्कर्ष के साथ यहाँ पर बता देंगे आंसर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका। मैं देखो ये आंसर मैं पूरा नहीं बताऊंगा, ये मैं ब्रेक कर करके थोड़ी बातें बताऊंगा, आपको लिखना रहेगा ये सब चीज़। ठीक है। बीच बीच की कुछ बातें बताऊंगा मैं, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। गलत सही जैसे लिखते हो लिख के भेजना है, ये नहीं सोचना है कि मैं आंसर लिख रहा हूँ तो क्या नंबर कितना आएगा, कितना गलत है कितना, कुछ नहीं सोचना है। जैसे आप लिख पा रहे हो वैसे आपको लिखना है। लेकिन देखो जो बातें मैं बोलता हूँ, जैसे टेस्ट आप क्वेश्चन लिखने जा रहे हो उतनी पेज ऊपर में स्पेस छोड़, जैसे मैंने ऊपर स्पेस दे देता हूँ ना, उतना स्पेस आपको छोड़ना है। वहाँ पे आपका नाम, ठीक है, टेस्ट कोड, राइट, टेस्ट नंबर कौन सा है, कितने मार्क्स का, ये सब आपको बताना रहेगा। सब मैं ऊपर लिख देता हूँ तो वो भी आपको यहाँ पे शो करना है, क्योंकि यहाँ पे जब चेक करते टाइम मुझे ये सब दिख जा रहा है तो पता चलता है कि कौन से मार्क्स का कितना क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें आपको मेंटेन रखनी है और क्वेश्चन हमेशा साफ और अच्छा यहाँ पर लिखा होना चाहिए। राइट। कोशिश करो साफ और अच्छा लिखने की। राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ से देखो स्टार्ट करेंगे, भारतीय संदर्भ में बताएंगे कि हमारा धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता जो है राज्य और धर्म के मध्य जो संबंध है उसको परिभाषित करती है। इसका भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न अर्थ होता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों में राज्य के समान भागीदारी। संविधान के निर्माताओं द्वारा की गई धर्मनिरपेक्षता को भारत की जो कल्पना है उसमें पश्चिम में अपनाई जाने वाली धर्मनिरपेक्षता से पूर्णतः भिन्न थी, अलग थी। ठीक है। अनुच्छेद 25 से 28 का महत्व, ये हेडिंग लिखना है। क्या लिखेंगे? आर्टिकल 25 से 28 के यहाँ पर पीछे उसका महत्व क्या होगा, पॉइंट फॉर्म में डाल दो। 3-4 पॉइंट आप इसके लिख सकते हो। पहला, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की सबसे उल्लेखनीय विशेषता धर्म में राज्यों की सैद्धांतिक जो दूरी है उसका होता है। इसका अर्थ होता है कि राज्य धर्म से दूर रहेगा परंतु इसके प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया नहीं अपनाएगा और इसके साथ सभी धर्मों के साथ यहाँ पर समान व्यवहार किया जाएगा। यह आर्टिकल 25 से 27 में स्पष्ट किया गया है। ठीक है। ये बात आप बताएंगे। और राज्य को धार्मिक प्रथाओं जैसे पशु बलि, शिशु हत्या जैसी धार्मिक गतिविधियों का हस्तक्षेप करने से प्राप्त जो अधिकार होगा उसमें इसी प्रकार के धर्म को बढ़ावा देने के लिए करदाताओं को धन व्यय नहीं करना होगा। ठीक है। ये सब पॉइंट आप इतना बता दोगे पहले पॉइंट में। सेकंड पॉइंट लिखोगे इसमें, संवैधानिक रूप से स्वीकृत धर्मनिरपेक्षता की अन्य विशेषता व्यक्तिगत और सामूहिक धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा। इस प्रकार संविधान द्वारा राज्य को अनिवार्य रूप से जो सभी धर्म है उसके साथ समान रूप से व्यवहार करना और सभी धर्मों में समानता स्थापित करने हेतु अधिदेश देना। सेकेंड पॉइंट। ठीक है। हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग डालना है धर्मनिरपेक्ष के समक्ष चुनौतियाँ। धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौतियाँ, क्या चुनौतियाँ? कुछ पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि चुनौतियों में पॉइंट लिखना है, इसमें पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके। पहला, ये चुनौतियाँ सांप्रदायिकता,
जाति और धर्म के जो राजनीतिक कट्टरवाद है उसमें रूढ़िवादिता के उद्भव के रूप में यहाँ पर व्याप्त हुआ है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर बताएंगे चुनौतियों में, ये कभी कभी भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता की धर्म विरोधी होने के कारण आलोचना की जाती है, परंतु वास्तव में ये सत्य नहीं है क्योंकि ये संस्थागत धार्मिक वर्चस्व के विरोध होता है। थर्ड पॉइंट बताएंगे, ये भी कहा गया जाता है कि अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देती है, परंतु ये केवल उस सीमा तक अल्पसंख्यक के अधिकार का समर्थन करती है जब तक ये अधिकार और उसके मूलभूत हितों की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो करीब 3 पॉइंट यहाँ से आप बता दो इसको। आगे क्या लिखोगे, धर्मनिरपेक्षता के आदर्श बनाए रखने में न्यायालय की भूमिका क्या होगी। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता जो होती है हमारी, इसको आदर्श बनाए रखने के लिए न्यायालय की क्या भूमिका है, पॉइंट फॉर्म में आप लिख दो, 2 से 3 पॉइंट। ठीक है, हिंदू आचार संहिता अनुस्मृति, उसके अंतर्गत महिलाओं की संपत्ति के अधिकारों को वंचित किया गया था और इसके परिणामस्वरूप जो हमारी कन्या है उनके पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। इसलिए 1956 में पारित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन करके महिलाओं को भी संपत्ति का उत्तराधिकार प्रदान कर दिया गया था। सेकंड बात, इस प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा देश भर में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक 3 तलाक के मामले में सकारात्मक कदम उठाया गया था। तो ये सब बात याद रखना है। ठीक है, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में आपको लिखना है कि धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये विचार जिसे स्वतंत्र रूप से संस्थापक और भारत के जो हमारे संविधान निर्माता हैं उसके द्वारा पर स्वीकार किया गया था। ये उस विधि के संबंध में अनेक मानदंड को मूल्यों को संदर्भित करता है जिस विधि से बहुलवादी समाज और उसकी राज्य को संगठित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना निष्कर्ष हो गया और आंसर यहाँ से आपका पूरा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, भारत के संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य के निहितार्थ पर चर्चा करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखना है। देखो, ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको मैं दृष्टिकोण बता दे रहा हूँ, आपको आंसर ये वाला खुद लिखना है। ठीक है, बताता हूँ दृष्टिकोण इसका। दृष्टिकोण इसमें क्या लिखना है, पहले बताएंगे किसकी बात, मूल कर्तव्य। हमारे मूल कर्तव्य क्या होते हैं, मूल कर्तव्य बताएंगे, मूल कर्तव्य क्या होता है उसका संक्षिप्त में आप विवरण दे देंगे। सेकंड बात क्या बोला है, सेकंड बात बोला कि इनकी नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव लिखेंगे कि अगर मूल कर्तव्य है इसके निहितार्थ मतलब इसके क्या सकारात्मक प्रभाव होते हैं और क्या नकारात्मक प्रभाव होते हैं, ये इसको बोलते हैं निहितार्थ, है ना। सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव लिखोगे, ये आपका आंसर कम से कम 200 वर्ड में पूरा हो जाएगा। राइट, उसके बाद अपना जो निष्कर्ष होगा वो अपना आप निष्कर्ष दे दोगे। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग बता देना, भूमिका बताओगे कि हमारा मूल कर्तव्य क्या होता है। ठीक है, कहाँ से लिया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत लिया गया था, इसके सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। जैसे सकारात्मक प्रभाव में जैसे कि यहाँ पर नागरिकों के प्रेरणा का स्रोत के रूप में काम करता है ये। ठीक है, मूल कर्तव्य समाज के प्रति जो हमारी विशिष्ट कर्तव्य पालन है उसको देखता है। राइट, और जो हमारा ये केवल नैतिक रूप में ही स्वीकृत या गैर निश्चित होता है, ये हमारा नकारात्मक पॉइंट में आ गया। ठीक है, भाग 4A में अंतर्गत रखा जाना चाहिए इसे। ठीक है, मूल कर्तव्यों के विवरण में अति व्यापन पुनरावृत्ति क्यों है ना। तो ये सब पॉइंट आप यहाँ पे अपने नकारात्मक और सकारात्मक पॉइंट बता दोगे। तो यहाँ से आपका चौथा जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके खुद से लिखना है। ठीक है, तो इस हिसाब से लिखो और अपने आप पे अगर चेक कराना तो मुझे चेक करा सकते हो, भेज सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो मैं आपका आंसर जो भी रहेगा चेक करके आपको प्रोवाइड करूँगा। राइट, तो इस टाइप से जो टेस्ट नंबर 16 रहेगा ये पूरा हो जाएगा और फिर स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 17। ठीक है, तो यहाँ से देखते रहिए, कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट पे पूछ सकते हो और जुड़ सकते हो। यहाँ पर यूपीएससी के लिए भी मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया, मेंस का चल रहा है और यूपीएससी का प्रीलिम्स के भी मैंने क्वेश्चन करा दिए, जो विजन आईएएस उसके करीब 3 पेपर करा दिए। ठीक है, चौथा चल रहा है, तो ये सब भी आप देख सकते हो। यूपी पीसीएस जरूर, यूपी पीसीएस भी मैंने प्रीलिम्स के पेपर करा, वहाँ भी जुड़ सकते हो इससे। ठीक है, कुछ टाइम में स्टार्ट करेंगे, मेंटरशिप स्टार्ट करने वाले यूपीएससी के लिए, याद रखना है 2026 एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, तो अभी 1 अगस्त से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत लोग का भी एग्जाम बीच में है, तो खत्म होने के बाद 1 अगस्त से स्टार्ट करेंगे यूपीएससी 2026 की मेंटरशिप। काफ़ी अच्छी टॉपिक पॉइंट सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो जुड़ के रहना है टेलीग्राम चैनल और यहाँ से यूट्यूब से भी। तो एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।